शुभ समाचारों में आज सबसे पहले बात शुभ विवाह की करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं। उनकी शादी डॉक्टर गुरप्रीत कौर से होने जा रही है। ये शादी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर कुछ देर बाद होगी। बताया जा रहा है कि शादी को बेहद सादगीपूर्ण पूरा किया जाएगा और इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। शादी के मेहमानों की बात की जाए तो गिने चुने लोग ही इसमें शिरकत करने वाले हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। अरविंद केजरीवाल ने खुद तो शादी की रस्में जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और अब से कुछ ही देर में भगवंत मान शादी के बंधन में बंधेंगे। आज पंजाब के सीएम साहब की शादी हो रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज शादी के फेरे लेने जा रहे हैं। उनकी डॉक्टर दुल्हनिया को मां और बहन ने चुना है। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर शादी समारोह बेहद सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम साहब की शादी में आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। मनोरंजन के मंच से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने वाले पंजाब के सीएम भगवंत मान की नई दुल्हनिया आने वाली है। मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है ये तैयारी नई दुल्हन के ग्रैंड वेलकम की है। परिवार खुश है, समर्थक भांगड़ा कर रहे हैं। शहनाई भले ही सीएम आवास में गूंज रही हो, लेकिन पंजाब का कोना कोना झूम रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान शादी के बंधन में जो बंधने जा रहे हैं। चंडीगढ़ में भगवंत मान पटियाला की रहने वाली गुरप्रीत कौर को अपनी जीवन संगिनी बनाने वाले हैं। मान की दुल्हनिया गुरप्रीत पेशे से एक डॉक्टर हैं, जो अब अस्पताल के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान का गृह मंत्रालय यानी भगवंत मान का घर बार संभालेंगी। भगवंत मान को आशीर्वाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी मिलेगा। शादी की तैयारियों का जिम्मा आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के पास है, जो इस शादी से बेहद खुश नजर आ रहे हैं और आने वाली भाभी के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। 48 साल के मुख्यमंत्री भगवंत मान की शादी में घर वालों और करीबी रिश्तेदारों के अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता शामिल होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हालांकि 6 साल पहले उनका डाइवोर्स हुआ था और उनकी पत्नी और बच्चे दोनों अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अब की बार भगवंत मान पटियाला की रहने वाली डॉक्टर गुरप्रीत के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये पंजाब का मुख्यमंत्री निवास है और कल 12 बजे से पहले यहीं पर एक सादा समारोह रखा गया है। हालांकि उस सादे समारोह के लिए सामान अंदर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और सिख रीति रिवाज के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत मान एक गुरुद्वारे के अंदर जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि सेक्टर 8 के गुरुद्वारे में आनंद कारज होगा, लेकिन इस शादी के समारोह में घर परिवार के बेहद निजी संबंधी और सदस्यों को ही बुलाया गया है। बाहर के लोगों को अभी नहीं बुलाया गया है। हालांकि इस शादी से पहले भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से अनुमति ली थी और अरविंद केजरीवाल इस शादी समारोह में शामिल होंगे और भगवंत मान और उनकी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर को आशीर्वाद भी देंगे। आपको बता दें कि भगवंत मान की ये दूसरी शादी है। पहली पत्नी इंदरप्रीत कौर से 6 साल पहले उनका तलाक हो चुका है। उनकी पहली पत्नी और बच्चे अब अमेरिका में रहते हैं। उनके दोनों बच्चे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पंजाब पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि भगवंत मान की पहली शादी से दोनों बच्चों ने इस शादी के लिए अपनी सहमति दे दी थी और उसके बाद ही मान ने ये फैसला किया। पंजाब के बेटे और हमारे बड़े भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की शादी है जी, और हमारे सबके लिए, और मुझे लगता है सारे पंजाब में एक खुशी की लहर है। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आई एम विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। करीबियों का कहना है कि सीएम साहब बेहद सादे तरीके से घरेलू समारोह में अपनी डॉक्टर दुल्हनिया के साथ
साथ फेरे लेंगे, लेकिन बाद में दिल्ली या फिर चंडीगढ़ में शादी का रिसेप्शन देंगे। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की शादी में चुनिंदा मेहमानों को न्योता दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यहां केवल 100 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। शादी में क्या खास होने वाला है, खाने का इंतजाम, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान। देखिए, भगवंत मान का शादी का कार्यक्रम एक सादे समारोह में हो रहे हैं। मेन्यू आप देख सकते हैं, सलाद स्टेशन यहां पर आ गया है और मेन्यू में क्या क्या वो रखे गए हैं आप देख सकते हैं। डेजर्ट में आइसक्रीम, फ्रेश फ्रूट ट्रिफल, मूंग दाल हलवा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि महज 100 लोगों को बुलाया गया है और छोटा ही एक सादा कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन इस कार्यक्रम में किस तरह के जो है स्वीट डिश और सैलेड्स और पंजाबी किचन तवा जो है, ये खाने के वो व्यंजन है जो शादी में परोसे जाएंगे। हालांकि सिर्फ 100 लोगों को इस शादी में बुलाया गया है, लेकिन बावजूद इसके तैयारियां अच्छे खासे तौर पर हो रही हैं। कल से ही टेंट और कैटरिंग का सामान लगातार अंदर जा रहा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो मेन्यू है 4 सीजन्स की ये कैटरिंग है और ये मेन्यू सामने बिल्कुल ठीक सामने मौजूद है, जिसमें जलेबी, ड्राई फ्रूट, रबड़ी, गुलाब जामुन से लेकर खासकर पंजाबी की बात करें तो पंजाबी किचन का भी सामान यहां पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर भगवंत मान की शादी का ये जो कार्यक्रम है बेहद सादे समारोह में मुख्यमंत्री निवास पर हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 बजे भगवंत मान का आनंद कारज होगा और उसके बाद से जो मेहमान आए हुए उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था होगी। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़। जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मैं पारस हूं, मेरा जन्म महा शमशान मगर मैं शहर बनारस हूं। जी हाँ, आज बनारस की बात इसलिए करेंगे क्योंकि बनारस के लिए दिन बड़ा है और खुद बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी जा रहे हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री काशी को एक साथ कई सौगातें देने जा रहे हैं। जब से काशी से जुड़ाव हुआ है प्रधानमंत्री का, तब से लगातार हम देख रहे हैं कि काशी विकास के नए आयाम छू रहा है। काशी की तस्वीर हर दिन बदल रही है। काशी न केवल आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है बल्कि शहर का सांस्कृतिक विरासत और परंपराएं भी नए रंग ढंग में नजर आ रही हैं। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं, बताने के लिए काफी है कि काशी का कुछ सालों में किस तरह से कायाकल्प हुआ है। आज भी काशी को प्रधानमंत्री करीब 1800 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। सौगात में दादी पोता थीम पार्क के अलावा काशी की सबसे खास रसोई शामिल है। देखिए, अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बनारस पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बुधवार की शाम विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया था। 4 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ सौगातों का पूरा पिटारा लेकर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मंच तैयार हो चुका है, कुर्सियां सज चुकी हैं, बैनर पोस्टर से शहर पट चुका है। स्वागत है। बनारस की गली गली, बनारस का हर मोहल्ला प्रधानमंत्री के ग्रैंड वेलकम को तैयार है। काशी में पीएम के आगमन पर उत्सव का माहौल है और हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री अपने 4-5 घंटों के वाराणसी दौरे के दौरान काशी वासियों पर सौगातों की बारिश जो करने वाले हैं। वाराणसी को प्रधानमंत्री करीब 1774 करोड़ की 43 परियोजनाओं की सौगात देंगे। खबर के मुताबिक 30 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा और प्रधानमंत्री 13 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनमें स्मार्ट सिटी, अर्बन डेवलपमेंट, सीवेज, वाटर सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले एलटी कॉलेज के अक्षय पात्र फाउंडेशन के 62वें किचन का शुभारंभ करेंगे। इस तरह पीएम के हाथों देश में पहली बार
बच्चों को मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट देने का भी काम शुरू होगा। पीएम मोदी अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल होने रुद्राक्ष भी जाएंगे, जहां वो देश के शिक्षाविदों के बीच अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में पीएम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। वाराणसी दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री जिन जिन परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, उनमें से एक दुर्गा कुंड स्थित राजकीय वृद्धाश्रम में बना ये दादी पोता थीम पार्क भी है। इस पार्क में अनाथालय और वृद्धाश्रम दोनों एक साथ होंगे। बच्चों के लिए झूले, पालने के अलावा बुजुर्गों के लिए आरामदायक कुर्सियां होंगी, जहां बैठकर बुजुर्ग महिलाएं अनाथ बच्चों को दुलार सकेंगी। इस थीम पार्क के पीछे सोच ये है कि अनाथ बच्चों को दाती माँ का प्यार मिल सके, साथ ही अपनों से अलग रह रही बुजुर्ग महिलाओं को भी अकेलापन नहीं सताए। दादी सुनाएंगी लोरियां और पोतों की गूंजेंगी किलकारियां। कुछ ऐसा होगा वाराणसी का थीम पार्क। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं पीछे, ये थीम पार्क है राजकीय वृद्ध एवं अशक्त महिला तथा शिशु गृह दुर्गा कुंड में ये स्थित है। इसकी खास बात यह है कि अभी तक यहाँ पर केवल वृद्ध महिलाएं रहती थीं, पर अब यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आएंगे जिनकी किलकारियां यहाँ पर गूंजने वाली हैं। इसको बनने में अभी 5 से 6 महीना पूरा लग सकता है। ये यहाँ का प्रवेश द्वार है, ये वार्डन आवास बन रहा है क्योंकि तैयारियां चल रही हैं। ये पूरा ये गतिविधि कक्ष इसके बगल में आता है। यहाँ पर भी एक्टिविटीज होंगी, जो बच्चे छोटे छोटे आएंगे उनको बताया जाएगा, मॉरल एक्टिविटीज के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। लेकिन इन तमाम सौगातों के बीच एक और चीज है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है बनारस में बना नया नाइट बाजार। ये अपने किस्म का नया प्रयोग है और इसे वाराणसी के विकास में एक नया मुकाम माना जा रहा है। सुबह बनारस के लिए मशहूर काशी में रात में रोशनी कुछ और बढ़ने वाली है। महादेव की नगरी में रात में रौनक कुछ और बढ़ेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में इस नाइट बाजार का उद्घाटन करेंगे। ये नाइट बाजार हम कह सकते हैं कि फ्लाईओवर के नीचे है, यानी लहरतारा से अंद्रा पुल तक जो फ्लाईओवर है उसके नीचे लहरतारा से चौका घाट तक ये नाइट बाजार होगा और अर्बन प्लेस मेकिंग के जरिए इसको बनाया गया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये वो कियोस्क है जिस कियोस्क में दुकानें होंगी। गंगा किनारे चुनार के गुलाबी पत्थरों से बना ये दशाश्वमेघ भवन आज पीएम मोदी के हाथों इसका भी लोकार्पण होना है। दशाश्वमेघ भवन में काशी की पौराणिकता के साथ साथ आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। काशी आने वाले पर्यटकों को बैठने, खाने पीने से लेकर शॉपिंग तक का इंतजाम यहाँ किया गया है। ये दशाश्वमेध भवन भी है। दशाश्वमेध भवन पीछे लिखा हुआ है और इसमें ये अगर हम बात करें इस भवन की तो ये एक मल्टी यूटिलिटी सेंटर है, व्यवसायिक केंद्र है। यहाँ पर दुकानें होंगी, यहाँ पर हर तरह की दुकान मिलेगी, यानी काशी के खान पान से लेकर के काशी के जो हस्तशिल्प हैं, जीआई टैग जो हस्तशिल्प हैं, जो ओडीओपी के प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। 3 मंजिल का ये बन रहा है और इसमें जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें भी दुकानें हैं और नीचे बेसमेंट में भी दुकानें हैं। पीएम मोदी के आगमन से एक दिन पहले बुधवार को दशाश्वमेघ घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर आरती की गई। आरती में प्रधानमंत्री की तस्वीर को शामिल कर उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मां गंगा से आशीर्वाद मांगा गया। शिल्पी सेन, रोशन जायसवाल के साथ वाराणसी से समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रधानमंत्री वाराणसी में आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं उसमें अक्षय पात्र किचन भी शामिल है। इसे महारसोई भी कहा जा रहा है और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा किचन है। क्या खासियत है इस मेगा किचन की, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
1 घंटे में 40,000 रोटियां बनकर होंगी तैयार। एक बार में पक सकेगी 1600 लीटर दाल। महज 3 घंटे में 1 लाख बच्चों के खाने का पूरा इंतजाम। ये काशी में बनकर तैयार हुई महारसोई है। तस्वीरें वाराणसी के अर्दली बाजार के एलटी कॉलेज की हैं। यहां बनकर तैयार है अक्षय पात्र किचन। ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी रसोई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षय पात्र फाउंडेशन के इस 62वें किचन का शुभारंभ आज करने वाले हैं। ये अक्षय पात्र जो है, ये किचन है, ये बिल्डिंग मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूं। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर इस तरह की चीजें बनी है कि यहाँ पर 1 से 1.5 लाख बच्चे मिड डे मील के टाइम पे एक साथ भोजन कर सकते हैं। इतना स्पेस इसके अंदर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 1 घंटे में, आप मानकर चलिए 1 घंटे में यहाँ पर 40,000 रोटियां पक सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर 16,000 लीटर की कहीं ना कहीं दाल तैयार करने की बड़ी कढ़ाइयां हैं जो एक समय पर कर सकती हैं। इस मेगा किचन में पके खाने का स्वाद प्रधानमंत्री मोदी भी लेंगे और बच्चों के साथ बैठकर भोजन करेंगे। यह महारसोई अपने आप में कई खासियतों को समेटे हुए है। मसलन 3 एकड़ में यह फैला उत्तर भारत का सबसे बड़ा किचन है। इसके निर्माण में 24 करोड़ रुपए की लागत आई है। यहां पर 1 घंटे में 1 लाख रोटी तैयार होगी। इसके साथ ही 2 घंटे में 1600 लीटर दाल, 40 मिनट में 135 किलो चावल, 2 घंटे में 1100 लीटर सब्जी तैयार हो जाएगी। इतने बड़े पैमाने पर खाने की व्यवस्था करना कोई साधारण काम नहीं है। चुनौतियां कई होती हैं। बावजूद इसके अक्षय पात्र ने जब से बच्चों को खाना खिलाने का काम शुरू किया है, तब से तादाद बढ़ती ही जा रही है। यहां पर वाराणसी के परिषदीय स्कूलों के 1 लाख बच्चों के लिए भोजन तैयार किया जाएगा। 8 जुलाई से इस रसोई घर में 25,000 बच्चों के भोजन तैयार करने का काम शुरू हो जाएगा। 6 महीने बाद 1 लाख बच्चों के लिए खाना बनाने का टारगेट रखा गया है। काशी में बना ये मेगा किचन पीएम मोदी के उस संकल्प को सिद्ध करेगा जो उन्होंने अच्छी सेहत के साथ साथ अच्छी शिक्षा के लिए लिया था। क्योंकि भूख शिक्षा की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, जो देश की प्रगति में सबसे बड़ी अड़चन बनता है। और अब इस बड़ी सौगात के बाद बच्चों को अच्छी तालीम के साथ साथ अच्छा भोजन भी मिलेगा। समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। अगर आप देवघर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी आई है, क्योंकि देवघर का एयरपोर्ट आपका स्वागत करने के लिए अब तैयार है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और फिर देवघर पूरे देश से हवाई मार्ग से सीधे तौर पर जुड़ जाएगा। एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां चल रहे कामों का जायजा लिया। देवघर से आई गुड न्यूज। देवघर का नया एयरपोर्ट आपके स्वागत के लिए तैयार है। भव्य और शानदार तरीके से बनाया गया है देवघर का ये एयरपोर्ट। शिव भक्तों के लिए भी है बड़ी खुशखबरी। अब हवाई मार्ग से देश भर से जुड़ गया है बाबा की नगरी बैद्यनाथ का धाम। अब एयरपोर्ट पर भी लगेंगे बम बम भोले के जयकारे। 12 जुलाई 2022 का दिन झारखंड के पिछड़े इलाके में शुमार संथाल परगना के लिए काफी अहम साबित होने जा रहा है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संथाल परगना की जनता को सबसे बड़ी सौगात देंगे। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद
संथाल परगना समेत आसपास के जिले देश के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता से एयर कनेक्ट हो जाएंगे। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिना तय कार्यक्रम के अचानक देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयरपोर्ट उद्घाटन स्थल पर चल रहे कामों का जायजा भी लिया। हेमंत सोरेन का कहना था कि सारे काम तय समय पर पूरे हो जाएंगे। अभी हम गोड्डा में कार्यक्रम कर रहे थे, फिर थोड़ा इधर जो यहाँ तैयारियां चल रही हैं उसको भी थोड़ा हम देखने की कोशिश की, उसी को लेकर यहाँ भी हम आए हैं। अब मुझे लगता है तैयारी समय अनुसार पूरी हो जाएगी। अगर देखें तो देवघर का एयरपोर्ट कई मायनों में काफी खास है। देवघर एयरपोर्ट को 3C से अपग्रेड करके 4C का लाइसेंस मिल गया है। अपग्रेडेड लाइसेंस मिल जाने से देवघर एयरपोर्ट से अब कमर्शियल विमान की उड़ान भरने का रास्ता साफ हो गया है। इस तरह देवघर एयरपोर्ट को एरोड्रम का दर्जा मिल गया है। देवघर एयरपोर्ट से अब एयरबस 321 के साथ ही बोइंग 737 और भारी मालवाहक विमान भी उड़ान भर सकेंगे। देवघर हवाई अड्डे से झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिण पूर्व बिहार की एयर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। साथ ही बैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को भी वर्षों तक सहूलत मिलती रहेगी। इस एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से संथाल परगना के विकास में न सिर्फ तेजी आएगी बल्कि रोजगार के दरवाजे भी खुलेंगे। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए बात को सियासी खबरों की करते हैं। सरकार ने 4 महान हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। चारों मनोनीत सदस्यों को बधाई दी गई है। इसमें संगीतकार इलैयाराजा, उड़नपरी पीटी उषा, समाजसेवी परोपकारी वीरेंद्र हेगड़े और पटकथा लेखक निर्देशक वी विजयेंद्र प्रसाद अब राज्यसभा के सांसद होंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये चारों मनोनीत सदस्य दक्षिण के 4 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एथलीट पीटी उषा, संगीतकार, गीतकार और गायक इलैयाराजा, धर्मस्थल मंदिर के प्रशासक वीरेंद्र हेगड़े और फिल्म निर्देशक वी विजेंद्र प्रसाद। ये वो 4 नए चेहरे हैं जिनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। चारों ही दिग्गज दक्षिण भारतीय राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी उषा ने 1984 ओलंपिक खेलों में 4था स्थान हासिल किया था। इसके बाद से वो पूरे देश में लोकप्रिय हो गई। 1986 के सियोल एशियाई खेलों में उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। 100 मीटर की रेस में वो दूसरे नंबर पर रहीं। 1983 में उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। 1985 में उन्हें देश के 4थे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले विजेंद्र प्रसाद बाहुबली के लेखक हैं और डायरेक्टर एस.एस. राजामौली के पिता हैं। इन्होंने आरआर, सलमान खान की बजरंगी भाईजान, मणिकर्णिका, थलाइवी जैसी मूवी की स्क्रीन राइटिंग की है। 2016 में बजरंगी भाईजान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा उन्होंने अर्धांगिनी, रांझना और श्रीवल्ली जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है। इलैयाराजा तमिल फिल्मों के मशहूर संगीतकार हैं। उन्होंने अब तक 1400 फिल्मों के 7000 गाने संगीतबद्ध किए हैं। तमिल के साथ साथ तेलुगु फिल्मों में भी उन्होंने संगीत दिया है। इलैयाराजा को पश्चिमी संगीत को दक्षिण भारतीय सिनेमा में मशहूर करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अब तक 20,000 से ज्यादा लाइव कंसर्ट भी किए हैं। इलैयाराजा को 5 नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें से 3 बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए मिले, वहीं 2 नेशनल अवार्ड उन्हें बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए मिले हैं। 2010 में उन्हें पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण सम्मान से भी नवाजा गया। जैन समुदाय से आने वाले डॉक्टर हेगड़े को दान और सामाजिक कार्यों के लिए कई अवार्ड मिल चुके हैं। उन्हें साल 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
जबकि 2015 में पीएम मोदी के शासन में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े का जन्म 25 नवंबर 1948 को कर्नाटक के दक्षिण कन्नौड़ स्थित बंटवाल तालुका में हुआ था। वीरेंद्र हेगड़े को जैन समुदाय की करीब 600 साल पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, कला और संस्कृति के प्रचार में भी उनका अहम योगदान रहा है। नेचुरोपैथी, योगा और नैतिक शिक्षा के प्रसार के लिए धर्मस्थल से जुड़े 400 हाई स्कूल और प्राइमरी टीचर हर साल इन विषयों में 30,000 छात्रों को शिक्षा देते हैं। इन नामों की घोषणा होने के बाद पीएम मोदी समेत तमाम हस्तियों ने ट्वीट कर बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब महंगाई के मोर्चे पर आई एक शुभ खबर भी आपको देते हैं। वैश्विक स्तर पर कीमतों में भारी गिरावट के बीच सरकार ने खाने के तेल के दाम कम करने का प्लान तैयार कर लिया है। सरकार ने तेल कंपनियों को एमआरपी में एक सप्ताह के अंदर 10 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती करने का निर्देश दे दिया है। बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों के लिए बड़ी राहत वाली खबर। अब एक बार फिर खाने के तेल के दाम कम होंगे। कीमत कम होने से आम लोगों की जेब पर कम पड़ेगा महंगाई का भार। दरअसल सरकार ने खाने वाले तेलों में कटौती करने के लिए एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में खाने वाले तेल की कीमतों को कम करने को लेकर चर्चा हुई। खाद्य तेल निर्माताओं के एक सप्ताह के भीतर दाम कम करने को कहा गया है। आने वाले दिनों में खाने वाले तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। एमआरपी में 10 से लेकर 15 रुपए प्रति लीटर तक की कमी हो सकती है। पिछले एक सप्ताह में खाद्य तेल के ग्लोबल मार्केट की कीमत में 10% की गिरावट आई है, जिसका फायदा आम लोगों को नहीं मिल रहा था। सरकार का कहना है कि इस गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए और यही वजह है कि कंपनियों से एमआरपी कम करने के लिए कहा गया है। हालांकि पिछले महीने भी कुछ तेल कंपनियों ने सरसों और सूरजमुखी तेल के दामों में कटौती का ऐलान किया था। अभी तक कम हुई कीमतों का असर खुदरा रेट पर दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कंपनियों को दाम करने का निर्देश देना पड़ा। सरकार की कोशिश है कि गिरावट का फायदा सीधे ग्राहक तक ही पहुंचे। दरअसल भारत दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करने वाला देश है। पिछले कुछ समय से देश में सूरजमुखी तेल की सप्लाई रूस और अर्जेंटीना जैसे देशों से बढ़ी है। भारत यूक्रेन और रूस से सूरजमुखी तेल खरीदता है। जंग की वजह से यूक्रेन से सूरजमुखी तेल का आयात फिलहाल बंद हो गया है। ऐसे में अब भारत रूस से अधिक आयात करने की कोशिश कर रहा है। भारत अपने खाने वाले तेल की जरूरत का 60% से ज्यादा आयात से ही पूरा करता है। जाहिर है अब सरकार के निर्देश से आम लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं अपराध पर एडवांस प्रहार की। दिल्ली के प्रगति मैदान में हथियारों का अनोखा मेला लगा हुआ है। इस मेले में दुनिया भर के खतरनाक हथियारों की नुमाइश लगी है। खास बात यह है कि इस पुलिस एक्सपो में आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। ये आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी शक्ति है। ये वो हथियार हैं जिनकी तकनीक और ताकत के पीछे भारत की आत्मनिर्भर सोच है। राजधानी दिल्ली में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2020 में अत्याधुनिक हथियारों की नुमाइश लगी है। इस प्रदर्शनी में दुनिया के अत्याधुनिक हथियारों को प्रदर्शित किया जा रहा है। राजधानी में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो का आयोजन किया गया है, जिसमें आधुनिक तकनीकों से लैस हथियार और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सॉफ्टवेयर की प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है। तो आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से ये 7वां इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो हमारे डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत और सशक्त करेगा।
युद्ध के हालात हो या फिर प्राकृतिक आपदा, जीरो से नेटवर्क के हालात में मिनी मोबाइल कम्युनिकेशन पैक की मदद से संपर्क साधा जा सकता है। बदलते जमाने के साथ न्यू लुक में बुलेट रेस्टोरेंट वेस्ट कोट काफी खास है कि ये बुलेट रेजिस्टेंट वेस्ट है, यानी कि जो पीले रंग की जैकेट आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से बुलेट रेजिस्टेंट है, बुलेट प्रूफ है। गरिमा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ रही हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है TCL की। गरिमा, इसकी खास बात क्या है, कितने लेयर का है ये और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? 5 मीटर के डिस्टेंस से अगर आप फायर करोगे सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दिस। जो बैक फेस डिफॉर्मेशन होता है जो 25 mm स्पेसिफाइड है, सो इट विल बी लेस देन दैट, उससे ज़्यादा ये डिफॉर्मेशन नहीं आएगा पीछे। और इसमें अराउंड 800 जूल्स एनर्जी सहने की क्षमता है। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ने इस प्रदर्शनी में खास जगह बनाई है, जिसकी मदद से भीड़ में छिपे उपद्रवियों को भी बेनकाब किया जा सकता है। अपनी आंखें कवर कर दी है, 40% चेहरा इनका दिख रहा है। कैमरे की तरफ फेस कर लीजिए, अब देखिए इनका नाम यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया गया है और एज भी दिखा रहा है, 40 से 49 के बीच में एज है और ये नाम डिटेक्ट कर लिया है, बावजूद इसके कि इन्होंने अपनी आंख को कवर करके रखा था। अब नीचे वाला पोर्शन को आप नीचे वाले पोर्शन को कवर करें। बिल्कुल मैम, ये वाला पोर्शन भी कवर होता है तो भी हमें सिर्फ एक फोटोग्राफ चाहिए होती है, उसके बाद हम बंदे को कहीं से भी किसी भी इमेज से निकाल सकते हैं, पुराने रिकॉर्डेड वीडियो से भी कर सकते हैं। सेना हो या फिर पुलिस, आज के इस दौर में छोटे हथियारों की डिमांड काफी बढ़ी है, लिहाजा इस प्रदर्शनी में ऐसे मारक हथियारों को भी दिखाया गया है। देश में ऐसी बहुत ही कम कंपनियां हैं या फिर बहुत ही कम मैन्युफैक्चरर्स हैं जो स्मॉल आर्म वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें से अडानी ग्रुप पहली और एकमात्र ऐसी कंपनी है जो स्मॉल आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब देखिए इनकी रेंज जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 25 मीटर से शुरू होती है और कम से कम 1500 मीटर तक की इनकी रेंज है, यानी कि 1.5 किलोमीटर तक की इसकी शूटिंग रेंज है। ये हर किस्म की लड़ाई के अंदर जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे को इसी प्रकार के जो स्मॉल आर्म्स हैं वो चाहिए होते हैं। कंप्लीट लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर आपको ये वेपन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो दिन बीत गए जब भारत अपनी सुरक्षा के लिए विदेशों पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन अब मेक इन इंडिया के मंत्र और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत भारत में बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण हो रहा है। भारतीय सुरक्षा बलों के हाथों में अब ज्यादातर हथियार स्वदेशी होते हैं। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात हिम्मत और हौसले से जीवन रक्षा की करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अरब सागर में डूब रहे जहाज से 22 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। हालांकि खराब मौसम के बीच इंडियन कोस्ट गार्ड के सामने चुनौतियां काफी बड़ी थी, लेकिन ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। बीच समंदर में एक डूबता जहाज और आसमान में भारतीय जाबाज। समंदर की तेज लहरों के बीच दांव पर 22 जिंदगी। हर बीतते मिनट के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। विशाल समुद्र की ताकतवर लहरों के बीच फंसे 22 लोगों को बचाना बेहद मुश्किल था, लेकिन अपनी जान दांव पर लगाकर जान बचाने के लिए शुरू हुआ समंदर में महा रेस्क्यू ऑपरेशन। एक तरफ पानी भरने से जहाज डूब रहा था, दूसरी तरफ तेज लहरों के बीच तेज हवा भी चल रही थी। जैसे ही इस जहाज के डूबने की सूचना मिली, भारतीय तटरक्षक बल ने मोर्चा संभाल लिया और युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाया। रेस्क्यू के लिए पोरबंदर से आईसीजी जहाजों और ALH ध्रुव को भेजा गया। मुश्किल हालात का सामना करते हुए भारतीय तटरक्षक बल ने अरब सागर में बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। जहाज पर फंसे 20 भारतीय, एक श्रीलंकाई और एक पाकिस्तानी क्रू मेंबर को सही सलामत बचा लिया गया। जिस जहाज ने समंदर में जल समाधि ली, उस पर 6000 टन बिटुमेन, जो कि एक तरह का पेट्रोलियम पदार्थ होता है, लदा हुआ था। संयुक्त अरब अमीरात के खोर फक्कन से रवाना ये जहाज कर्नाटक के कारवार के रास्ते में था, तभी ये हादसा हो गया।
फिलहाल भारतीय तटरक्षक बलों की बहादुरी से 22 लोगों को दोबारा जिंदगी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात मानसून की कर लेते हैं। पूरे देश में मानसून आ चुका है। अरुणाचल में इसका अपने खास तरीके से स्वागत किया गया। यहां एक खास समुदाय के लोगों ने उत्सव मनाकर अच्छे मानसून और अच्छी खेती की कामना की। आपको ये शानदार तस्वीरें दिखा रहे हैं। संगीत की मधुर धुनों पर नाचते गाते लोग, हर तरफ बिखरा उल्लास का माहौल, रंगारंग कार्यक्रम की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की हैं और ये मौका है 48वें ड्रीम फेस्टिवल का। अरुणाचल की अपातानी कम्युनिटी के लोग हर साल बड़े धूमधाम से ये फेस्टिवल मनाते हैं और जमकर मौज मस्ती करते हैं। ये उत्सव इस मायने में अनूठा है कि ये किसी धर्म या संप्रदाय विशेष का नहीं है, बल्कि ये समूचे समाज का है। लोग मिलजुल कर बड़े प्रेम से इसमें हिस्सा लेते हैं। इस बार इस कार्यक्रम में अरुणाचल सरकार के शिक्षा मंत्री और दूसरे आला अफसर इसमें शरीक हुए और ड्रीम फेस्टिवल का संबंध जो है असल में मानसून और खेती से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इस मौके पर अपातानी समुदाय के लोग ईश्वर से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि अकाल ना पड़े और खुशहाली बनी रहे। सबका संपूर्ण ख्याल रखा जाए ईश्वर के लिए। देश में खिलौना उद्योग खुशखबरी लेकर आया है। खुशखबरी यह है कि भारत ने खिलौनों का आयात घटाते हुए इसके निर्यात में इजाफा किया है। जाहिर है कि ये कदम खिलौनों में आत्मनिर्भर होते भारत की कहानी को बयां करता है। खिलौनों का संसार अद्भुत होता है। वैसे भी खिलौनों की फितरत होती है चेहरे पर मुस्कान लाने की। कितना भी बच्चा रो रहा हो, खिलौना देखकर वो खुश हो जाता है। हालांकि खिलौने अब बड़ों को भी खुश कर रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं, खासकर उनके जो इसके कारोबार से जुड़े हैं। खिलौना उद्योग के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं, क्योंकि बीते कुछ समय से टॉय इंडस्ट्री के इंपोर्ट में 70% की गिरावट और एक्सपोर्ट में 61% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका सीधा फायदा यहाँ के कारोबारी को बड़े मुनाफे के तौर पर मिल रहा है। जाहिर है इस मसले को लेकर वो सरकार की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव शरद कपूर भी मानते हैं कि चीन के खिलौनों की खपत भले ही थी, लेकिन उससे सेहत से जुड़े कई खतरे थे। ऐसे में सरकार की नीतियों ने इस उद्योग में नई जान भर दी है। जब गवर्नमेंट ने इनकी टेस्टिंग कराई तो मैक्सिमम इनके सैंपल्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे फेल हुए, उनमें थैलेट्स पाए गए। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई। सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स की हम लोगों के साथ आज की डेट में सपोर्ट है। हर तरीके से एमएसएमईज को बढ़ोतरी मिल रही है। उससे क्या हुआ कि जो नए नए स्टार्टअप्स थे, जो लोग अभी तक नया सेक्टर ढूंढ रहे थे या कुछ कर रहे थे, उन लोगों ने खिलौने के अंदर आना शुरू किया। उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों पर अगर गौर करें तो वित्त वर्ष 2018-19 में $371 मिलियन के खिलौने आयात हुए। 2020-21 में घटकर महज $110 मिलियन रह गया। 2018-19 में $202 मिलियन के खिलौने निर्यात हुए। 2020-21 में बढ़कर $326 मिलियन हो गया। ये आंकड़ा साफ साफ गवाही दे रहा है कि किस तरह भारत का आयात 70% कम हो गया है, जबकि खिलौने के निर्यात का आंकड़ा 60% से बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी भले ही अब टीम इंडिया में नहीं है, लेकिन टीम इंडिया का ये पूर्व कैप्टन कूल अपने फैंस के दिलों में अब भी राज करता है। यही वजह है कि उनके फैंस ने आज उनका बर्थडे जो है मनाने की जोरदार तैयारियां की हैं। टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी वैसे तो इन दिनों अपने परिवार के साथ लंदन में हैं और वो वहीं पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में फैंस ने उनका जन्मदिन मनाने की खास तैयारियां की हैं। एनटीआर जिले के नाडीगामा में फैंस ने धोनी का 41 फीट का कटआउट बनाया, जी हां, जिसमें वो अपना हेलीकॉप्टर शॉट जमा रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।